Hi everyone, welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching my channel Do Commerce. Let us continue, and today we are going to end the revision of unit number 1 for your UGC NET commerce examination. Unit number 1 है business environment and international business, and I hope so आपने पिछले 3 parts cover करे होंगे. This will going to be the last part and the 4th part of your unit number 1 revision. जल्दी से कवर करते हैं आज का ये सेशन. आज हम कवर करेंगे जो 3 हमारे पास बुलेट पॉइंट्स रह गए थे, ये नीचे वाले 3. आज हम इसको जल्दी से कवर कर दे रहे हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. बस आगे बढ़ने से पहले एक काम मेरे लिए कर देना, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एज वेल. चलो शुरुआत करते हैं. योर नेक्स्ट टॉपिक इज रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. चलो लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड. रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का हिंदी में मीनिंग है बेसिकली एकीकरण करना. जो अर्थव्यवस्थाएं हैं हमारी उनको एकीकरण करना, मिलाना एक तरीके से. और रीजन का मतलब, रीजनल का मतलब बेसिकली रीजन. एक रीजन के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे मान के चल लेते हैं जो हमारा जैसे इंडिया है, इंडिया के आसपास वाले जितने भी कंट्रीज हैं उनको हमने एक कर लिया. एक करने का मतलब है कि जितनी टैरिफ्स वगैरह लगाया करते थे, जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे उन्हें हमने ज़ीरो कर दिया, एलिमिनेट कर दिया या फिर रिड्यूस कर दिया. तो वो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं. और ये होता है कुछ स्टेजेस वाइज, यानी कि इसके लेवल्स होते हैं. यू कैन स्टार्ट विद द लोअर लेवल. ऐसा नहीं कि एकदम से आप आगे चले जाओगे, आप नीचे वाले लेवल से शुरू करोगे. जैसे कि सबसे पहले होता है आपका PTA, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जहां पर आप टैरिफ्स वगैरह को रिड्यूस कर देते हो. ठीक है, प्रेफरेंस दे रहे हो ना आप, तो इट इज दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट. फिर आता है आपका FTA, फ्री ट्रेड एरिया भी बोला जाता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी जनरली इसे बोला जाएगा. मेंबर कंट्रीज के बीच में आप एलिमिनेट कर देते हो टैरिफ बैरियर्स को ताकि ट्रेड बहुत अच्छे से हो जाए. फिर आता है आपका कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन इज नथिंग बट FTA प्लस में हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगा देते हैं. यानी कि अगर 3 मेंबर हैं, 3 कंट्रीज हैं, इन तीनों ने क्या किया, जो नॉन मेंबर कंट्रीज है ना, इनके लिए एक कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी लागू कर दी. ये होता है. इसके बाद है हमारे पास कॉमन मार्केट, जहां पर फ्री फ्लो होने लगता है. पिछले वाली सारी चीजें प्लस फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह होता रहेगा. तो ये कॉमन मार्केट है. इसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है हमारा इकोनॉमिक यूनियन. क्लासिकल एग्जांपल इसका हो गया यूरोपियन यूनियन, जहां पर जो हमारी मेंबर कंट्रीज होती है वहां पर बेसिकली पॉलिसीज वगैरह एक हो जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी वगैरह एक हो जाती है काफ़ी सारे नेशंस के लिए. तो वो इकोनॉमिक यूनियन है. क्लासिकल एग्जांपल इकोनॉमिक यूरोपियन यूनियन हो गया. और फिर लास्ट में है हमारे पास पॉलिटिकल यूनियन. जो क्लासिकल एग्जांपल इसका है वो ये है USA, जहां पर कॉमन गवर्नमेंट होगी. अलग अलग स्टेट्स हैं USA के अंदर, लेकिन कॉमन गवर्नमेंट है. एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं. तो PU अपना, पॉलिटिकल यूनियन अपना क्लासिकल एग्जाम्पल हो गया USA. तो अभी आपको ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लेवल्स आपको समझ में आए, आई होप से समझ में आ गए होंगे. इनके अपने को क्या करने पड़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लर्न करने पड़ते हैं. जैसे कि FTA का हो गया साफ्टा, नाफ्टा, ये सारी चीज़ें. प्लस में एशियन FTA विद सेवरल अदर कंट्रीज, जैसे कि एशियन, इंडिया, एशिया, चाइना, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हमें देखनी पड़ती हैं. कस्टम यूनियन का एग्जाम्पल हमारे पास हो गया मर्कोसुर. तो ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ते हैं एक एक करके जल्दी से. ठीक है, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ये बेसिक जो हमारे पास एग्रीमेंट्स हैं इन्हें कवर करेंगे. ठीक है, चलो. तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है, इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट अमंग नेबरिंग कंट्रीज टू रिड्यूस और एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स. यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, या तो रिड्यूस कर रहे हैं या एलिमिनेट कर रहे हैं ट्रेड बैरियर्स को, जैसे कि टैरिफ्स हो गए, कोटाज हो गए, रिस्ट्रिक्शंस हो गए. एंड कोऑर्डिनेट इकोनॉमिक पॉलिसीज, ताकि हम प्रमोट कर सके फ्री फ्लो ऑफ गुड्स को, सर्विसेज को, कैपिटल को, एंड समटाइम्स लेबर को भी, कि भाई लेबर दूसरी कंट्री में जाकर अच्छा पैसा कमा सके. तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम क्या करते हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आपको समझ में आ गया. इस चीज़ से होगा क्या फ़ायदा, क्या है दूसरी कंट्रीज को, या ट्रेड बढ़ता है तो ओवरऑल ना प्रोस्पेरिटी की ओर हम लोग जा रहे होते हैं. प्रोस्पेरिटी की ओर जाने का क्या मतलब है कि कंट्रीज़ की GDP बढ़ रही होती है, प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इनकम जनरेट होगी, पॉवर्टी एलिमिनेट हो सकती है. तो इट इज़ हैविंग सेवरल फैक्टर्स, प्लस में इम्पैक्ट भी इसके बहुत अलग अलग हैं, है ना.
तो आप समझ सकते हो कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हेल्प कैसे करता है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी को। नेक्स्ट लेवल्स हमने पढ़े, सबसे पहला था पीटीए, लोवेस्ट लेवल है ये इंटीग्रेशन का, जहां पर कंट्रीज क्या करती है, स्पेशल टैरिफ कंसेशन देती है टू ईच अदर, तो प्रेफरेंस दे रही है दूसरी कंट्रीज को। टैरिफ्स आर रिड्यूस्ड बट नॉट एलिमिनेटेड, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लेवल। एग्जांपल इसका क्लासिकल हो गया सेप्टा, SAPTA, यानी कि जो सार्क नेशंस हैं उन्होंने उनका जो SAPTA था वो लेकर आए ये लोग। तो सार्क के जो मेंबर वगैरह हैं अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, ये भी कवर करेंगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया गिव्स लोअर टैरिफ्स टू सार्क कंट्रीज कंपेयर टू नॉन मेंबर्स, तो कहने का मतलब है भाई पीटीए है, प्रेफरेंस दे रही है, टैरिफ्स को रिड्यूस करके रखा हुआ है विद दी मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट आता है आपके पास फ्री ट्रेड एरिया या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहां पर टैरिफ्स को कंप्लीटली रिमूव्ड कर दिया जाता है। ईच कंट्री मेंटेन्स इट्स ओन ट्रेड पॉलिसी विद नॉन मेंबर्स, ये हल्का सा कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं, ऑन ट्रेड पॉलिसी, अपनी अपनी पॉलिसी की बात करेंगे, ठीक है, मतलब खुद की खुद बना रहे हैं पॉलिसी फॉर नॉन मेंबर्स, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि इससे कंफ्यूज ना हो जाओ आप कस्टम यूनियन में। कस्टम यूनियन कैसे अलग है अभी हम बात करेंगे। फ्री ट्रेड एरिया में आपका आ गया नेफ्टा, विच हैज नाउ रिप्लेस्ड बाय USMCA, USA, मैक्सिको, कनाडा। तो नाफ्टा भी उन्हीं तीनों कंट्रीज के लिए बना था, 1994 के अंदर बना था, तो यहाँ पे लिख भी लो, वैसे मैं आगे करवाने भी वाला हूँ। तो नाफ्टा तब बना था, काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अंदर नहीं थी, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय USMCA, 2018 के अंदर ये साइन हुआ, 2020 के अंदर कमेंस हुआ। इंडिया रिमूव्स टैरिफ्स ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम पार्टनर कंट्रीज अंडर FTAs, जैसे कि अभी जो इंडिया UK FTA हुआ था उसके अंदर क्या हुआ है, इंडिया और यूके दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या कर दिया, टैरिफ्स को रिमूव कर दिया ताकि बहुत अच्छे से ट्रेड हो सके, सस्ते दामों पे अब इंपोर्ट कर पाएगा इंडिया एंड एज वेल एज यूके भी इंडिया का माल, तो जिससे ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये FTA आपका क्लासिकल एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट वन इज योर कस्टम्स यूनियन, इसके अंदर FTA आता है प्लस में कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ आता है, जो अभी हमने ऊपर बात करी थी ना कि FTA के अंदर ईच कंट्री मेंटेन्स इट्स ओन ट्रेड पॉलिसी, बट यहाँ पर क्या होगा, जो नॉन मेंबर्स है ना उनके लिए एक यूनिफॉर्म टैरिफ पॉलिसी बना दी जाती है बाय दी ऑल मेंबर्स, एक साथ मिलके बना रहे हैं, अपने आप नहीं बना रहे, ईच कंट्री मेंटेन्स इट्स ओन पॉलिसी सिस्टम नहीं है, यूनिफॉर्म ट्रेड पॉलिसी टैरिफ पॉलिसी बना रहे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर फॉर द नॉन मेंबर्स जो कस्टम यूनियन का पार्ट नहीं है। इसका एग्जांपल हो गया मर्कोसुर, बना था कब, 1991 के अंदर, साउथ अमेरिका वाला रीजन के अंदर ये बना था। करंटली इसके 4 मेंबर्स है, बापू करके आप याद रख सकते हो मतलब बस बता रहा हूँ ऐसे ही, B से ब्राज़ील, A से अर्जेंटीना, P से पैराग्वे और U से उरुग्वे, और वेनेजुएला नहीं है, वो सस्पेंड हो गया था, ठीक है। तो अभी हम ये भी करने वाले नहीं, ये नहीं करेंगे, मर्कोसुर तो मैंने आपको यहीं पर बता दिया, 1991 डन हो गया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उरुग्वे के अंदर है, यस उरुग्वे के अंदर है हेडक्वार्टर इसका, डन। नेक्स्ट वन इज योर कॉमन मार्केट, जहां पर कस्टम यूनियन वाली सारी चीजें रहेंगी, प्लस में फ्री मूवमेंट होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो कॉमन मार्केट के अंदर फ्री फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल एंड लेबर का, गुड्स एंड सर्विसेज एंड एज वेल एज योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। क्लासिकल एग्जांपल इसका हो गया यूरोपियन यूनियन, स्टार्टिंग वाली स्टेज के अंदर कॉमन मार्केट था ये। पीपल कैन वर्क एंड इन्वेस्ट फ्रीली अक्रॉस मेंबर कंट्रीज, तो वो दूसरे देश में जाके काम कर पा रहे थे, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये यूरोपियन यूनियन का स्टार्टिंग वाला टाइम था। फिर आगे आपका इकोनॉमिक यूनियन, क्लासिकल एग्जांपल इसका यूरोपियन यूनियन की जो आज वाली स्टेट है, जिसके अंदर यूनिफॉर्म लॉज होते हैं, रेगुलेशंस यूनिफॉर्म होंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज यूनिफॉर्म रहेंगी अक्रॉस द कंट्रीज, जो भी उस यूरोपियन यूनियन के अंदर आता है ना, वो कंट्रीज सारी क्या कर रही होंगी, यूरोपियन यूनियन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉलो कर रही होंगी, सिंपल। तो यहाँ पर कॉमन फिस्कल एंड मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन रहेगा, सम लेवल ऑफ पॉलिसी इंटीग्रेशन यहाँ पर रहता है। इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, इसकी कुछ बुराइयाँ हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाकर समझनी पड़ेगी कि क्या अच्छाइयाँ हो जाएंगी अगर हम इकोनॉमिक यूनियन में आ गए। तो मान के चलो इकोनॉमिक यूनियन वाला, सॉरी यूरोपियन यूनियन है, तो उसकी बेनिफिट्स क्या है ना, जो इतनी सारी कंट्रीज हैं, एक ही उसका हेड है लगा के चलो, तो क्या बेनिफिट है उसका, कोशिश करो। जैसे कि ट्रेड बहुत अच्छे से हो रहा है, एक करेंसी वहाँ पर चल रही है, ये करेंसी अपन लोग उसी रीजन के अंदर कहीं पर भी चला सकते हैं, बेटर है। कस्टमरों को
एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा कस्टमर्स का, क्योंकि करेंसी सेम है तो वैल्यू पता चल जाएगी भाई यहाँ पे कितने की बिक रही है, वहाँ पे कितने की बिक रही है, तो सेम वैल्यू रहने वाली है। प्लस कस्टमरों को वैरायटी भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कस्टमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा, कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड ऑल्सो डिसएडवांटेजेस भी हैं। चलिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट लेवल ऑफ योर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज पॉलिटिकल यूनियन। हाईएस्ट लेवल है इंटीग्रेशन का, जहां पर कंप्लीट इकोनॉमिक प्लस पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होता है, कॉमन गवर्नमेंट होती है। एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स, क्लोजेस्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है ये, ठीक है। टिपिकल एग्जाम्पल नहीं है बट स्टिल इट इज अ क्लोजेस्ट एग्जाम्पल, दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर। चलो डन। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक तरीके से भी डन होता है, उसी के अंदर कुछ हमारे पास रहते हैं एफटीज वगैरह, उसको भी करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं एक और लेवल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ही बोलेंगे इसको, जिसका नाम है एशियान। बना कब था? 1967 के अंदर। ये जो डेट्स है ना, आपको ईयर्स जो हैं ये लर्न करके रखना है, क्योंकि कभी कभार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला या फिर मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन पूछ लेता है एनटीए यूजीसी नेट के अंदर, ठीक है। बना कब था? 1967 के अंदर बना था। बना क्यों था यार? उस वक्त ना दिक्कतें बड़ी चल रही थी, उस रीजन के अंदर वॉर वगैरह होती थी, तो उसका इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर पड़ा। प्लस में ये जो नेबर वाली कंट्रीज हुआ करती थी, भड़क थी भाई, अच्छे से नहीं रहते थे। तो पीस के लिए, कोऑपरेशन के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए जनरली ये बना। तो इट वाज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विच वाज फॉर्म्ड टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड रीजनल कोऑपरेशन अमंग साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसका फुल फॉर्म भी क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे यहाँ पर, तो मान के चलो दिस इज इंडिया, तो आप राइट साइड में आएंगे, बांग्लादेश है, और यहाँ से ये इनका रीजन शुरू होता है म्यांमार से लेके, ये म्यांमार हो गया, यहाँ आपका हो गया लाओस, दिस इज थाईलैंड, दिस इज कंबोडिया, ठीक है। फिर आपका इस तरफ आएगा वियतनाम, ठीक है, इनके बीच में मुझे याद नहीं आ रहा, देख लेना। फिर आपका नीचे की साइड आएगा ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर भी यहाँ पे हल्का सा छोटू सा सिंगापुर। तो कितने हो गए? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है, इधर आ गया मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, लाओस। फिर आपके बच गए यहाँ पे ब्रूनी और टाइमोर लेस्ते। तो ये कुछ 11 मेंबर्स हैं आपके, आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। तो रीजन आपको समझ में आ गया। वर्ल्ड मैप अगर आपको ध्यान में है तो आप बहुत इजीली समझ पाओगे कि कौन कौन इनके मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर इनका है जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। कोर आइडिया क्या था? रीजनल कोऑपरेशन करना फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी एंड पीस, शांति बनाना। प्लस में शांति बनी रही है तो क्यों ना बेनिफिट उठाया जाए, प्रोस्पेरिटी की ओर लेकर जाया जाए, मतलब आपस के अंदर ट्रेड करेंगे तो भाई सारी इकोनॉमी तरक्की करेगी। लेकिन अगर तुम आज का टाइम उठाकर देखोगे तो थाईलैंड और कंबोडिया में स्टिल थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है बॉर्डर एरियाज में। प्लस में म्यांमार के अंदर भी थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, चीज़ों को समझोगे तो बॉर्डर एरियाज में काफ़ी कुछ दिक्कतें देखने को आज भी मिलती हैं, ठीक है। एनीवेज, और चलो बाद में बताऊंगा कभी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियान्स ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट जस्ट इकोनॉमिक, दे आर मल्टी डायमेंशनल। तो उन्हें क्या चाहिए था? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी है कि भाई ट्रेड बढ़ाओ, प्रोस्पेरिटी की ओर लेकर जाओ। पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव भी है, पीस एंड स्टेबिलिटी बनाकर रखो भाई। जो भी डिस्प्यूट होता है तो आपस में वो दो कंट्री बैठकर ही निभाएगी, कोई तीसरा बीच में आके वो नहीं करेगा, ठीक है। सोशो कल्चरल ऑब्जेक्टिव भी है कि एजुकेशन को बढ़ाओ, सोशल डेवलपमेंट करो, कल्चर को बढ़ाओ। एक्सटर्नल रिलेशंस भी है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि दीज आर द, मतलब ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छे से होता है, तो एक्सटर्नल रिलेशंस को भी इनको मेंटेन करके अच्छे से रखना पड़ेगा। कुछ भी दिक्कत वहाँ पर होती है तो टूरिज्म एक तरीके से गिर जाता है, तो जो कि इनकी ही इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल कभी बाद में बताऊंगा, एक स्टोरी अपने चैनल पे, इसी चैनल पे डालूंगा, उसके अंदर बातचीत करूंगा इस रीजन के बारे में बहुत अच्छे से। एनीवेज, दीज आर दी मेंबर्स। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। द इम्स फाउंडिंग मेंबर्स हैं ये, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर। उसके बाद आपका कुछ भी लिख दो यहाँ पे, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज नहीं लिख रहा हूँ, जैसे जैसे याद आ रहा है वो लिखते जाओ। ब्रूनी, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और लाओस, और फिर आपका ताइमोर लेस्ते। ये 11 हैं। ताइमोर लेस्ते अभी अक्टूबर 2025 में जुड़ा,
डन। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक ब्लॉक है ये विद स्ट्रॉन्ग ट्रेड लिंकेजेस, बिकॉज पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो इट प्रोवाइड्स अ गुड मार्केट। चलो अब एशियान के एफटीएस किस किस के साथ हैं ये भी देख लो। जैसे कि चाइना के साथ है, इसको बोलते हैं एशियन +1 में जो भी अदर कंट्रीज है वो आ जाती हैं। मेजर पार्टनर्स देख लो इनके, चाइना के साथ है, जापान के साथ है, इंडिया के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड के साथ है। इनके डेट्स अभी के लिए लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो ज़्यादा ही डीप डाउन चला जाता है जो कि रिक्वायर्ड नहीं रहता। ठीक है। मेगा ट्रेड एग्रीमेंट, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, इट इज़ मोर रिफाइंड, प्लस में इसके अंदर और ज़्यादा चीज़ें आ जाती है एज़ कम्पेयर टू FTA। FTA का बड़ा पार्ट है ये, बोल लो, या ब्रॉडर वर्जन ये है RCEP। इंक्लूड्स एशियान, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो ये इनके अंदर आती है। ये लार्जेस्ट FTA है इन द वर्ल्ड, अभी मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन के और GDP शेयर के POV से। डन। एशियान डन होता है जो हमारे सिलेबस में था। अब नेक्स्ट है आपका सार्क, जो जिसका इंडिया भी पार्ट है। तो इसका पहले से जल्दी से हम वो कर लेते हैं कि भाई कौन कौन मेंबर्स हैं इनके। ये इंडिया है लगा के चलो, इंडिया के यहाँ पे चलो इस तरफ से शुरू, नहीं इस तरफ से शुरू करते हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर नीचे आए अपन यहाँ पे श्रीलंका, मालदीव्स, उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान वॉज द जिसने लास्ट में ज्वाइन किया था, ये वो था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 इसके मेंबर्स हैं। सार्क करंटली मतलब चल नहीं पाता अच्छे से ये, क्योंकि यहाँ पर टेंशन्स काफ़ी होती है, आप लोगों को पता है, जैसे कि ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच, और ये ठीक है, फिर ये वाला सीन, तो जो टेंशन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, पॉलिटिकल अनरेस्ट हमें देखने को मिलता है, उसकी वजह से बहुत अच्छे से चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती है। बल्कि ये बन चुका था कब, 1985 के अंदर, और 2011 में अफ़गानिस्तान आ गया था, 2011 के अराउंड आया था। लेकिन बाकियों ने धीरे धीरे करके चीज़ों को मतलब कोऑपरेशन करना शुरू कर दिया था स्टार्टिंग से ही। ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू, नेपाल के अंदर। क्यों बना था ये, पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज फॉर्म टू प्रमोट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन। मेंबर्स हमने डन कर लिए। ऑब्जेक्टिव्स इसके देख लो क्या थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल कोऑपरेशन, सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस, पीस एंड स्टेबिलिटी भी। चलो इसके तहत FTA बना। FTA का नाम था साफ्टा या सेफ्टा, जो बना कब था, 2006 के अंदर, मतलब ये लागू हो गया था, लेकिन साइन हो गया था 2004 के अंदर। साइंड इन 2004, कहाँ पर साइन हुआ था वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इस्लामाबाद के अंदर साइन हुआ था। 2006 के अंदर इसको इफेक्ट में ला दिया गया। क्या था ये, एग्रीमेंट टू रिड्यूस टैरिफ्स अमंग मेंबर कंट्रीज। एम क्या था, मूव टूवर्ड्स अ फ्री ट्रेड एरिया। हाउएवर सार्क हैज़ बीन रिलेटिवली लेस इफेक्टिव, आप समझते हैं क्यों। ठीक है, डन। तो सार्क एंड साफ्टा इज ऑल्सो डन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का आ जाएगा या मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, तो उसके लिए ये लर्न करके चलना है अपने को, मेंबर्स भी लर्न करके चलना है, डन होता है। नाफ्टा हमने डन कर लिया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये भी बिटवीन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, यहाँ पे कनाडा है, फिर ये USA है, फिर ये मैक्सिको है। तो ये 3 कंट्रीज़ के बीच में ये FTA है। तो देखो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया सारे रिसोर्सेज को, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को यहाँ पे डाल दिया, प्लस में जो वेस्ट वगैरह है यहाँ डंप कर दिया, तो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लॉइट किया गया मेरे हिसाब से, जितना मेरा ओपिनियन है, जितना मैंने इसकी हिस्ट्री समझी है। तो वो चीज़ें चलो बाद में है, लेकिन हाँ इन तीनों के बीच में ये क्या था FTA था, जो कि 2018 में USMCA बन गया। 2018 में बना, साइन हुआ था, 2020 में इसको इफेक्ट में ला दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2018 में साइंड हो गया था। मेंबर्स कौन है ये तो याद ही रहेंगे आप लोगों को, वर्ल्ड मैप में देख लेना, कनाडा, USA और मैक्सिको। ठीक है, याद रहेंगे ना वर्ल्ड मैप के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या थे, एलिमिनेट करना ट्रेड बैरियर्स को, प्रमोट करना फेयर कंपटीशन, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो कि हुई एक्चुअली एक्सप्लॉइट हुआ भाई, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेफ्टा को USMCA में बनाने की क्या रीज़न था, USMCA ने इंट्रोड्यूस किया ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन को,
उसमें नहीं थे, नेफ्टा में नहीं थे। बेटर लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को, क्योंकि भाई हो रहा था एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिको का, तो लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे लेकर आए। डिजिटल ट्रेड प्रोविजंस भी यूएसएमसीए के अंदर इंक्लूड किया गया। तो यूएसएमसीए इज नाउ अ बेटर थिंग, ठीक है, एज कंपेयर टू नेफ्टा। चलो, दिस इज ऑल्सो डन। अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। सबसे पहले आपका आईएमएफ। तो आपको ये याद है, क्या याद है, हिस्ट्री याद है आप लोगों को, 1944 वाली ब्रिटन वुड्स सिस्टम हुआ था, बैठक हुई थी भाई ब्रिटन वुड्स सिस्टम न्यू हैम्सफेयर और यूएसए के अंदर। क्यों हुई थी? क्योंकि ट्रेड बहुत गलत तरीके से चल रहा था, मतलब चल ही नहीं रहा था, ग्लोबल जीडीपी डाउन हो गई थी, प्लस में जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, उनके बेसिस पे जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिला आगे चल के बड़ा खतरनाक वाला था। और जो कंट्रीज़ थी उन लोगों ने एक प्रीडेटरी बिहेवियर अपना लिया था, ठीक है। प्लस में 1929 वाला आपका जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था वो आया, तो बड़ा दिक्कत चल रहा था भाई ब्रिटन वुड्स सिस्टम में। फिर ये लोग बैठे 1944 के अंदर, फिर बनाए गए ये 2-3 इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम था आईएमएफ, आईबीआरडी, और एक और इंस्टीट्यूशन बना जिसका नाम था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 1950 के अंदर, ठीक है। तो बचा कौन? ये दोनों बचे, आईएमएफ एंड आईबीआरडी। ये क्वेश्चन आ भी रखे हैं, इजी क्वेश्चन थे, तो आपको याद रखना है भाई। इजी क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 पेपर आते हैं आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2 यूजीसी नेट की अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 में जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं। एनीवेज, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईबीआरडी, इन दोनों के बीच का, या फिर वर्ल्ड बैंक, इन दोनों के बीच का ना डिफरेंस समझना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस ये चीज़ ध्यान रखो कि जो आईबीआरडी है आप लोग उसको वर्ल्ड बैंक भी बोल देते हो, है ना, हम लोग बोल देते हैं जनरली, लेकिन वो वर्ल्ड बैंक इज एन इनफॉर्मल वे, ठीक है। आईबीआरडी एक इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक बोलेंगे आज के समय पे किसको? आईबीआरडी और आईडीए को मिलाकर। आईडीए एक ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत ही आता है, अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो वर्ल्ड बैंक एक इनफॉर्मल वे है चीज़ों को बताने का, और वर्ल्ड बैंक के अंदर जितने भी 5-6 इंस्टीट्यूशंस आते हैं उन सभी को मिला देंगे तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो आईएमएफ क्या है? आईएमएफ इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड टू इंश्योर ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी। मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बनाए रखना, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आईएमएफ और आईबीआरडी, वर्ल्ड बैंक वगैरह का, ठीक है। इस्टेब्लिश हुआ, ये तो हमने कर लिया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी लेकर आना, प्रिवेंट कंपेटिटिव करेंसी डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? जब गवर्नमेंट खुद इंटरवीन करती है और जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को डीवैल्यू करती है, रिड्यूस करती है, ताकि वो एक्सपोर्ट बढ़ा सके, या जो भी उसका मोटिव है भाई। तो इस चीज़ को सही रखना, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना। बीओपी सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, अगर किसी कंट्री का बीओपी बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में है और वो हेल्प चाह रही है तो आईएमएफ विल प्रोवाइड द हेल्प, जैसे कि श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया वगैरह वगैरह, इनको हेल्प प्रोवाइड करिए। अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो, पिछले कुछ सालों की न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो। प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एज वेल, कैसे? बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन एक्सचेंज। सर्विलियंस एंड पॉलिसी एडवाइस भी प्रोवाइड करवाता है आईएमएफ, जैसे अपने को भी प्रोवाइड करवाई थी 1991 के अंदर, याद है? अगर आपने इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है थियोरेटिकल वे में तो आपको पता है। नाउ अब ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आईएमएफ इज अ शॉर्ट टर्म थिंग, ठीक है। उसके अंदर चलते हैं अपन। ओह, नहीं लिखा क्या मैंने? चलो कोई ना। तो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म थिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। इफ़ वी कंपेयर इट विद वर्ल्ड बैंक इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग। अभी हम करने वाले हैं। की फीचर्स या की फंक्शंस क्या है? लैंडिंग प्रोवाइड करवाना, मतलब लोन्स वगैरह देना। सर्विलियंस है, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना है, सॉरी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि भाई आईएमएफ ने हेल्प किया था कंट्रीज़ को ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस लाइक द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इससे मुझे याद आया कि मेरे को मेरे चैनल पे अलग अलग टाइप ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस डालने हैं, मैंने काफ़ी टाइम से बोला हुआ है, तो मैं ट्राई करूँगा कि अलग अलग टाइप ऑफ क्राइसिस को मैं जल्द से जल्द अपने चैनल पे डालूँ, आराम से उसको नॉलेज के पीओवी से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ें करने की बड़ी ज़रूरत है।
ये आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगी, बट आपको सोचने समझने का तरीका समझा देगी। प्लस में ये जो क्राइसिस आपको समझ में आ गए ना अगर, तो आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो अपने इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर भी, एग्जांपल्स दे सकते हो, आपकी आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगी ये चीज़ें, तो हेल्प करता है। तो कोशिश करूँगा यार मैं अलग अलग क्राइसिस को, जैसे कि 2008 का क्राइसिस, फिर 1929 वाला क्राइसिस, फिर ये जो एशिया के क्राइसिस हैं, ये सारे क्राइसिस को मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँ मेरी कुछ वीडियोस के अंदर। तो वो मतलब आ जाएगी, और उसकी प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूंगा, तो मेरे चैनल पे रहना आप लोग ट्यून्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। IMF done. Next is World Bank. World Bank is an institution that provides long-term financial assistance for development. तो इसका जो मेन मोटिव आ गया वो डेवलपमेंट की ओर आ गया। डन। 1944 में बना, इसका भी यहीं पर ही है। ये IBRD है, ये समझ लो। 1944 की बात हो रही है तो IBRD ही है ये समझो। फोकस क्या है? डेवलपमेंट पर है, पॉवर्टी रिडक्शन पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? यही जो हमने अभी पढ़े। की फीचर्स क्या है? अभी जस्ट यही कर आए हैं अपन लोग। डेवलपिंग कंट्रीज पर इनका फोकस था। अब वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 इंस्टीट्यूशन है जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है? मैंने करवाए भी हुए हैं आपको बिजनेस फाइनेंस वाली यूनिट के अंदर, तो जल्दी से कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के अंदर है IBRD, 1944 इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट नेचर ही इसका ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। IBRD आ गया, फिर आपका IDA आ गया, फिर आपका IFC आ गया, आई गेस, एक बार चेक कर लूँगा मैं। फिर आपका ये वाला जो सेटलमेंट बॉडी आया करती थी, सेटलमेंट वाली आ गई, डिस्प्यूट सेटलमेंट। फिर आपका इंश्योरेंस वाली आ गई, मिगा। ये 1988 हुआ करता था, ये 1966 होता था। गलत तो नहीं कर दिया मैंने? चेक कर लेते हैं। 1960 ये होता था, 54 या 56 ये था, चेक कर लेते हैं। IBRD IFC है यहाँ पे, हाँ IFC वही ना। तो IFC को आप कैसे याद रखोगे, दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं भी यहाँ पे भूल गया ना, आप कैसे याद रखोगे? एक सेकंड में समझा रहा हूँ यार, थोड़ा सा हैंग हो गया है। यहाँ पे लिख लो IFC, याद करो ज़रा। इंडिया का जो एक सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक हुआ करता था 1948 के अंदर जो बना था, कौन सा था? IFC करके था ना। बस वैसे ही आपको ये लर्न करके रखना है कि पहले इस तरफ कौन सा आ जाएगा? IFC आ जाएगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, IDA डेवलपमेंट एसोसिएशन, फिर आपका ये डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला है, और मेगा है इंश्योरेंस गारंटी एजेंसी करके, मल्टीलेटरल वाली, ठीक है? पढ़ते हैं इनके बारे में। IBRD का ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था वर्ल्ड बैंक का, फुल फॉर्म इसकी आपको पता ही है। प्रोवाइड्स लोन्स टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी कंट्रीज, तो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करवा रही है किसके लिए? कि भाई डेवलपमेंट करो, रिकंस्ट्रक्शन करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो। IFC है फाइनेंस कॉरपोरेशन है, जो कि प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को प्रमोट किया करता था, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करवाया करता था। IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, प्रोवाइड्स कंसेशनल लोन्स, जिसका मतलब है लो इंटरेस्ट पे या इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड करवाना टू पुअरेस्ट कंट्रीज, लीस्ट डेवलपमेंट नेशंस या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा प्रोवाइड करवाना। ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, तो ये डिस्प्यूट्स वाली बॉडी थी जो रिजोल्व किया करती थी इन डिस्प्यूट्स को। नेक्स्ट वन इज योर मिगा, जो कि है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो कि पॉलिटिकल रिस्क जो थे उनके लिए रिलेटेड इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया करती थी एजेंसीज वगैरह को या फिर इंस्टीट्यूशंस को। विच इनकरेजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि आप करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा बचा रहेगा, इंश्योरेंस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये 5 हमारे पास एसोसिएशंस थे। IMF डन, IBRD, वर्ल्ड बैंक और इसके अंदर जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी डन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 1964 में ये बना, ठीक है? बना क्यों था पहले ये समझ लो। In the 1960s, developing countries felt that the global trade system, which was dominated by developed nations, was unfair and unequal. मतलब 1960s के अंदर ये था कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज ये सोचती थी कि भाई जो भी सिस्टम यहाँ पर चल रहा है ना ट्रेड का, वो डोमिनेटेड है बाय डेवलप्ड नेशंस, तो हमारे लिए बड़ा अनफेयर होता है डेवलपिंग नेशंस के लिए, तो उसके करके ये आया। तो इट वॉज क्रिएटेड टू give voice to developing countries, promote equitable participation in world trade, address north-south divide,
तो इस चीज़ के लिए आया। ये अगेन एडवाइजरी था, ठीक है, WTO की तरह ये वो नहीं है कि भाई आपको पक्का पक्का करना ही है, एडवाइजरी नेचर है ये। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी अंडर द UN सिस्टम that focuses on trade, investment and development issues, especially for डेवलपिंग कंट्रीज। आपको ध्यान में रखना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQs आए हुए हैं इसके फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव से। फंक्शन क्या है इसका? प्रमोट करता है डेवलपमेंट थ्रू ट्रेड, हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज इंटीग्रेट इनटू ग्लोबल ट्रेड, रिड्यूस करता है इनइक्वालिटी को, सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इम्प्रूव करता है ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को, मतलब पॉलिसी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवाता है, प्लस में प्रपोजल तैयार करता है, ड्राफ्ट करता है, प्लस में नेगोशिएशन वगैरह के लिए भी एक प्लेटफॉर्म भी देता है, ठीक है। रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस करता है, पब्लिश करता है रिपोर्ट्स को, जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है डेवलपिंग नेशंस को, ऐसी कंट्रीज़ को क्या चीज़ प्रोवाइड करवाता है? ट्रेड पॉलिसीज़, डिजिटल इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क्स। तो डेवलपिंग नेशंस को ये चीज़ें प्रोवाइड करवाता है ताकि बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन हो सके उन इकोनॉमीज़ का विद द ग्लोबल मार्केट्स। इंटर गवर्नमेंटल फोरम है ये, प्लेटफॉर्म वेयर कंट्रीज डिस्कस ग्लोबल ट्रेड इश्यूज, तो एक प्लेटफॉर्म भी देता है कंट्रीज को भी। कंसेंसस बिल्डिंग, प्रमोट्स एग्रीमेंट्स ऑन डेवलपमेंट रिलेटेड ट्रेड इश्यूज। तो वही है प्रपोजल्स तैयार करना, ड्राफ्ट करना। की एरियाज ऑफ वर्क आप देख सकते हैं। चलो दैट्स इट। इसके बाद है आपका UNCTAD वर्सेस WTO। इंपॉर्टेंट है, WTO रेगुलेटरी बॉडी है, वेयर एज UNCTAD एक एडवाइजरी बॉडी है। इसका जो फोकस रहता है वो डेवलपमेंट के ऊपर है, इसका फोकस है ओवरऑल ट्रेड के ऊपर। पार इसकी है रिकमेंडेशन प्रोवाइड करवाना, इसके जो भी डिसीजंस होंगे वो बाइंडिंग होंगे इनकी मेंबर कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। UNCTAD के मेंबर्स कौन है? UN मेंबर्स हैं और ट्रेड मेंबर्स हैं इनके, मतलब WTO के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो ट्रेड मेंबर्स कहलाएंगे। WTO इन्फोर्सेस रूल्स while UNCTAD advises and supports। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इसका डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट वन इज योर WTO। अभी तक हमने सारे बुलेट पॉइंट्स डन कर लिए, लास्ट बुलेट पॉइंट आपका बचा है जो कि है WTO। WTO की शुरुआत कैसे हुई थी? GATT से हुई थी, आप सभी को पता है। 1947 के अंदर ये बना था। बात वही चल रही है, उसी टाइम का दौर चल रहा है भाई, 1944 वाला। तो ट्रेड के रिलेटेड लेकर आना पड़ा, है ना। तो ये एक एग्रीमेंट, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट लेकर आए थे, लेकिन ये इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ क्योंकि कुछ कंट्रीज फॉलो करती थी, कुछ कंट्री नहीं करती थी। तो ये वाला सिनेरियो था। तो GATT आया 1947 के अंदर। उसके बाद जाके 1995 तक जाकर एक नई अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन बना जो कि है हमारा WTO। तो रिप्लेस कर दिया गया GATT को बाय WTO। WTO वॉज मच स्ट्रिक्टर, और जो भी इसके मेंबर्स हुआ करते थे उनको फॉलो करनी है भाई फिर सारी चीज़ें। इसी के बीच बहुत सारे राउंड्स हुए थे अलग अलग चीज़ों के, मतलब अलग अलग नेगोशिएशन, ट्रेड नेगोशिएशन राउंड्स हुआ करते थे, बहुत सारे हुए थे जो कि आपको याद रखने हैं। ये तो करने ही करने हैं भाई, क्योंकि यहाँ इससे PYQ भी आया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला, तो आपको करने पड़ेंगे, अभी करवाऊंगा, ठीक है। पहले समझते हैं GATT क्या था। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, एक जनरल एग्रीमेंट था किसके ऊपर? टैरिफ्स और ट्रेड के ऊपर, विच वॉज अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज एन एग्रीमेंट established in 1947 ताकि प्रमोट कर सके इंटरनेशनल ट्रेड को बाय रिड्यूसिंग टैरिफ्स। ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या थे? रिड्यूस कर दो टैरिफ्स को, ट्रेड बैरियर्स को, ताकि प्रमोट कर सके अपन फ्री एंड फेयर ट्रेड, अवॉइड करो ट्रेड वॉर्स को। यार पहले ही खस्ता हालत हो रखी है ग्लोबली, तो क्यों ही और ज़्यादा करनी है। की फीचर्स ऑफ GATT फोकस्ड मेनली ऑन ट्रेड इन गुड्स, तो गुड्स के ऊपर ज़्यादा बेस्ड था, सर्विसेज को इंक्लूड एज सच नहीं किया। बेस्ड ऑन नेगोशिएशन राउंड्स, कैनेडी राउंड हुआ, टोक्यो राउंड हुआ, एक्सेट्रा। ये राउंड्स अभी राइट साइड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्यों WTO को रिप्लेस, मतलब GATT को रिप्लेस कर दिया गया बाय WTO? लिमिटेशन थी कुछ GATT की, जैसे था कि नो प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क, ये सिर्फ एक एग्रीमेंट ही तो था। वीक डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम था, और इसने नहीं कवर किया सर्विसेज को, IPR वगैरह को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ WTO अंडर द उरुग्वे राउंड, जो कि आपको याद रखना है। ये दो लास्ट के दो राउंड तो आपको याद हो ही जाएंगे ना। उरुग्वे राउंड वाज द मेन राउंड जिसकी वजह से WTO आया, ठीक है। 86 से 94 तक चला और 95 में आ गया, और फिर लास्ट वाला राउंड जो कि दोहा राउंड है, ठीक है। इससे पहले वाले राउंड्स आपको याद करने हैं बस। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
1995 में ये बना WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। डन। अभी आ जाओ राउंड्स की ओर आ जाओ, फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स करेंगे। ये वो राउंड्स थे जो कि आपको 100% लर्न करके जाने हैं भाई। सबसे पहला जेनेवा राउंड है। गेट जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है, तो पहला राउंड फिर से लर्न हो गया आपको, जेनेवा 1947। फिर आपके पास NSE राउंड, फ्रांस के अंदर था ये 1949 के अंदर। इसका पर्पस देख सकते हो आप, ये है टैरिफ कट्स। टोरक्वे राउंड है 1950 से 51, टोरक्वे यूके के अंदर, मोर टैरिफ रिडक्शन, और ज़्यादा करो भाई। फिर से जेनेवा राउंड हुआ 1956 के अंदर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, टैरिफ लिबरलाइजेशन पे ही बात की गई थी। उसके बाद डिलियन राउंड हुआ 1960 से 61, जेनेवा में टैरिफ रिडक्शन की बात हुई। EEC इश्यूज एड्रेस्ड, एक कोई कमीशन है वो, उन्होंने इश्यूज़ किए, इश्यूज़ उन्होंने एड्रेस किए इश्यूज़ को। फिर आपके पास कैनेडी राउंड 1964 से 67 अगेन। फिर आपका टोक्यो राउंड आया 73 से 79, फोकस था इनका ऑन नॉन टैरिफ बैरियर्स, कॉड्स ऑन सब्सिडीज एंड स्टैंडर्ड्स। उरुग्वे राउंड, क्रिएशन ऑफ WTO, इंट्रोड्यूस गैट्स, ट्रिप्स एक्सेट्रा। फिर आपका दोहा राउंड, फोकस ऑन डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सर्विसेज, स्टिल ऑनगोइंग है ऐसा बोला जाता है। डन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली आपको कितने ध्यान में रखने हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बाकी तो ऑलरेडी लर्न आपको हो ही जाएंगे। तो इसका कुछ ये आगे वाले अक्षरों का कुछ बना लो, याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर है भाई, जिसको एग्जाम देना है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। जेनेवा, NSE, टोरक्वे, जेनेवा, डिलियन, कैनेडी, टोक्यो। ठीक है, डन। राउंड्स भी आपके डन। नेक्स्ट है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। गैट के भी ये प्रिंसिपल थे, इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो स्टार्टिंग से प्रिंसिपल ये रहा है मोस्ट फेवर्ड नेशन का, कि भाई आप किसी एक नेशन को बेनिफिट मत दो, सभी नेशंस को इक्वली ट्रीट करो। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अमंग द ट्रेडिंग पार्टनर्स। अगर कोई कंट्री कुछ चीज़ दे रही है, कुछ चीज़ ले रही है, तो उसको भी दो या लो, ऐसा सिनेरियो था। नेशनल ट्रीटमेंट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स को ट्रीट किया जाएगा सेम एज डोमेस्टिक गुड्स। फ्री ट्रेड रखो। प्रिडिक्टेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो भी बातचीत हो रही है, जो भी पॉलिसी मेकिंग है, जो भी चीज़ें आ रही है, ट्रांसपेरेंट रखो यार। प्रमोशन ऑफ फेयर कंपटीशन, डंपिंग एंड सब्सिडीज को प्रोहिबिट करो या रिस्ट्रिक्ट करो या प्रिवेंट करो। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकते हो, लेकिन जो नीचे नीचे वाली कंट्रीज है जैसे डेवलपिंग नेशंस है उनको दो। ठीक है, चलो दिस इज ऑल्सो डन। अब स्ट्रक्चर के ऊपर भी PYQ आया हुआ है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसका ध्यान में रख लो। WTO का क्या रहता है, सबसे ऊपर जो बॉडी बैठती है वो होती है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, हर 2 साल में ये बैठती है और डिसीजन मेकिंग करती है। इसके नीचे आता है जनरल काउंसिल। ठीक है, 2 चीज़ें इसके अंदर और आ जाती हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और TPRB, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बोर्ड और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। और फिर इसके अंदर और सारे काउंसिल्स आ जाते हैं, जैसे कि अलग अलग जो एग्रीमेंट है ना, उनके लिए काउंसिल बना देना, जैसे कि ये वाला, ये बना देना, ये बना देना, है ना, ये बना देना, ये सब है। चलो, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था विच इज़ द एपेक्स बॉडी ऑफ WTO। तो भाई मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, हर 2 साल में बैठक होती है इनकी। डन। एक और PYQ डन। नाउ एग्रीमेंट अलग अलग हैं इसके अंदर, आपको पता ही है, एग्रीकल्चर एग्रीमेंट है, GATS है यानी कि सर्विसेज के ऊपर एग्रीमेंट है, और ट्रिप्स है, ट्रिम्स है। इनकी फुल फॉर्म्स भी आपको लर्न होनी चाहिए, और छोटी मोटी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई है वो आपको लर्न होनी चाहिए। तो एक बारी के लिए मैं स्लाइड कर देता हूँ, बस रीड आउट कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल कभी कभार आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लो आप। इसके बाद एग्रीकल्चर एग्रीमेंट पे चल रहा हूँ मैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर एग्रीमेंट इसे बोला जाता है, 1995 के अंदर आ गया था ये। इसके 3 पिलर्स आपको लर्न करके रखने हैं, जो कि है मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट सब्सिडीज। एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि प्रोहिबिटेड है कुछ चीज़ें WTO के अंदर, जैसे कि डंपिंग हो गया, प्लस में एक्सपोर्ट सब्सिडीज हो गई। ठीक है, और डोमेस्टिक सपोर्ट का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि भाई जो गवर्नमेंट है ना, वो हमारे प्रोड्यूसर लोगों को क्या प्रोवाइड करवा रही है, सब्सिडीज प्रोवाइड करवा रही है। एक तरीके का सपोर्ट ही तो होता है ना सब्सिडीज। और इसको 3 बॉक्सेस के अंदर कन्वर्ट करके रखा हुआ है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर के अंदर कवर कर ही लिया था।
डन। तो क्या हो गया, मार्केट एक्सेस, आपका एक्सपोर्ट सब्सिडीज और आपका डोमेस्टिक सपोर्ट, ये 3 पिलर्स हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जेट्स मतलब गेट्स, जेट्स बोल रहा हूँ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, गवर्न करती है इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज को, इंक्लूड करता है ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, टूरिज्म और आईटी वगैरह को, ये देखना है बस। नेक्स्ट इज ट्रिप्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला है, कवर करता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और जोग्राफिकल इंडिकेटर को। ट्रेडमार्क की जो वैलिडिटी होती है वो 10 ईयर्स की होती है, ये ध्यान रखना है ना। पेटेंट्स की कितने की होती है, 20 की होती है क्या शायद, एक बार चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में अभी ज़रूर बताना, ठीक है। पेटेंट्स की वैलिडिटी कितनी होती है बताओ कमेंट सेक्शन में, अभी चेक करके अभी एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। फिर आता है आपका कॉपीराइट और जोग्राफिकल इंडिकेशंस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यूनिट नंबर 9 के अंदर हमने पूरा बेयर एक्ट से पढ़ा था आईपीआर को। चलो ट्रिम्स, ये होता है इन्वेस्टमेंट मेजर्स, कि अगर कोई कंट्री की कंपनी आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है और आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस ना लगा दो उसके ऊपर, ये वो वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोहिबिट कर रखा है कुछ मेजर्स को, जैसे कि हो गया लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, कि भाई अगर आप आ रहे हो ना इंडिया के अंदर तो 90% तुम यहीं से उठा के बनाओगे, इनपुट यूज़ करोगे, तो ये काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ही तो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इसको प्रोहिबिट मेजर के अंदर डाल रखा है डब्ल्यूटीओ ने। ट्रेड बैलेंसिंग रिक्वायरमेंट, कि भाई जितना तुम एक्सपोर्ट करोगे यहाँ पे चीज़ बना के उतना इम्पोर्ट वगैरह वगैरह, ये वाला सीन है, तो ये प्रोहिबिट मेजर्स हैं। डन, ये होता है आपका रिवीजन पार्ट नंबर 4, यानी कि पूरा का पूरा रिवीजन यूनिट नंबर 1 का डन। अगर चीज़ें समझ में आती है प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को, और प्लीज़ अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करना। अब क्या होगा, अब यूनिट नंबर 1 हमने डन कर लिया है ना। यूनिट नंबर 1 का हमने सिलेबस कवरेज किया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया, बहुत डीप डाउन पढ़ा हमने, प्लस अभी जस्ट हमने रिवीजन किया, ठीक है। प्लस यूनिट नंबर 1 की मेरी प्लेलिस्ट है, जो पेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है, तो आप लोगों के लिए PYQs भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। प्लस में PYQs तो शायद से पब्लिकली ही अवेलेबल है मेरे चैनल पे, चेक करो, तो PYQs करो, पिछले 3-4 साल के इनफ रहते हैं। PYQs करने के बाद अपना मॉक टेस्ट लगाओ, बस यही चीज़ तो रहती है। ऐसा ही अगर आप हर एक यूनिट में करोगे ना, आपका पेपर 2 बहुत अच्छे से जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रख लेना। तो इस वे में चलो, हर एक यूनिट को ऐसे करके कंप्लीट कर लो। एक हफ्ता भी अगर तुम एक यूनिट पे लगा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिससे तुम इतना अच्छा प्रिपेयर कर पा रहे हो, ठीक है। चलो दैट्स इट। अभी हम क्या करने वाले हैं, मॉक टेस्ट वगैरह करेंगे, तो अच्छे से रिवीजन करके मुझे मॉक टेस्ट के अंदर मिलना। और अगर आप लाइव नहीं जुड़ पाओगे तो बाद में कभी पढ़ रहे हो तो बाद में कभी ज़रूर से पढ़ लेना, अवेलेबल होगा ही चैनल के ऊपर, चैनल के ऊपर जाके चेक वेक करो कि कहाँ पर यूनिट नंबर 1 का मॉक टेस्ट है, ठीक है। चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ टीचिंग में, वो प्रोडक्ट्स का लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूँ, आप लोग उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, मेरे को हल्का सा कमीशन मिलता है, वो आप देख सकते हो। प्लस में अगर आप लोग मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो, जिसको आगे आगे चल के पर्क्स मिलते हैं, आप लोगों को बैजेस मिलते हैं लाइव सेशन में, अगर आप कमेंट करोगे तो आपको बैजेस वहाँ पे लिखा आएगा, मिलेगा, दिखाई देगा, तो पता चलता है कि भाई ये मेंबर है चैनल का। प्लस में मेंबर ओनली वीडियोस देख सकते हो आप लोग, पोस्ट्स देख सकते हो, मेंबर ओनली शॉर्ट्स देख सकते हो, जो कि मैं फ्यूचर के अंदर डालने वाला हूँ, तो एक बेनिफिट रहता है आप लोगों को, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है एज अ मेंबर मेरा चैनल, सब्सक्राइब के राइट साइड में ज्वाइन का बटन होता है, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, काइंड ऑफ अ सपोर्ट वाली चीज़ है, अगर करना चाहो तो ज़रूर कर देना, बाकी इट्स योर चॉइस। चलो दैट्स इट एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम MCQs वगैरह कर रहे होंगे। चलो दैट्स इट, थैंक यू सो मच एंड कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू।